हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन। आज हम लोग राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में इसका वर्णन किया गया है। हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में वर्णित किए गए हैं, और यह जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक वर्णित किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक हमें स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा मिलती है। आइए हम बारी बारी से देखते हैं कि अलग अलग आर्टिकल में क्या क्या बातें उल्लेखित की गई है। अगर हम आर्टिकल 19 को देखें तो हम क्या देखते हैं कि आर्टिकल 19(1) में हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो अभिव्यक्ति है वह किसी भी माध्यम, जैसे कि बोलकर, लिखकर, छापकर, चित्रकारी के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। यह हमें स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, और यह हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे अधिकार प्रदान किए हैं अपने अलग अलग डिसीजंस के माध्यम से, यानी अलग अलग डिसीजंस के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे अधिकारों का वर्णन इसके अंतर्गत किया है। जैसे कि हम देखें, जैसे कि शांति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम देखें तो एक केस जो 1985 में आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेस को आज़ादी मिलती है वो भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही मिलती है। फिर एक और केस जो 2004 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसमें उसने यह हमें झंडा फहराने की आज़ादी भी इसी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत दिया था। तो शांति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता का अधिकार, फोन टेपिंग के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त होता है वह भी हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है, फिर सरकारी गतिविधियों का जो सूचना का अधिकार है वो भी इसी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर हम एक चीज़ और देखें तो अगर किसी प्रेस पर प्री सेंसर या पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त होता है वह भी हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही प्राप्त होता है। तो क्या इस पर कोई किसी तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो हाँ, इस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि भारत की अगर संप्रभुता और अखंडता की बात हो, अगर राज्य की सुरक्षा की बात हो, विदेशी राज्यों के साथ संबंध की बात हो, लोक व्यवस्था की बात हो, या न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हो, या किसी भी तरह के अपराध को उकसावा देने की बात हो, तो इस पर एक तरीके से रोक लगाई जा सकती है। हाँ, इस तरह के रोक के लिए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू के तहत यानी न्यायिक जांच के तहत यह अधिकार है कि वह जो प्रतिबंध लगाया गया है वो कितना न्यायिक तरीके से उचित है या नहीं है। अगर उचित है तो वो उसको लागू रख सकता है, अगर अनुचित तरीके से लगाया गया है, एक तो युक्त प्रतिबंध के नाम पे गलत तरीके से उसको थोपा गया है, तो उसको हटा भी सकता है, खारिज भी कर सकता है। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल है 19(1)(b). यह शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार देता है, यानी अगर बिना हथियार के हम सम्मेलन करते हैं, पब्लिक प्लेस पे सम्मेलन करते हैं, तो यह हमें अधिकार प्रदान करता है कि हम सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियार के भी। पब्लिक प्लेसेस पे, सार्वजनिक भूमि पे हम इस तरह का सम्मेलन कर सकते हैं। हाँ, इस अधिकार के तहत हड़ताल का जो अधिकार है वो इसमें शामिल नहीं है। फिर हम आते हैं अगला आर्टिकल 19(1)(c) के तहत, तो हमें संघ बनाने का भी अधिकार है और सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार है। तो यह सहकारी व समिति बनाने का अधिकार मौलिक हमारे संविधान में शुरू से नहीं था, बल्कि यह 97th अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में इसको शामिल किया गया। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि आर्टिकल 19(1)(c) संघ और संगम बनाने का अधिकार भी हमें प्रदान करता है। ठीक है, और यह इस पर भी एक तरीके से रोक लगाई जा सकती है अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता का सवाल हो, या कानूनी व्यवस्था के उल्लंघन होने के या भंग होने का सवाल हो, तब इस तरह का रोक लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जितने भी इस पे रोक लगाए जाएंगे उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और
इसके जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट इसका निरीक्षण या परीक्षण कर सकता है कि हाँ, ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं यह युक्त या रिजनेबल तरीके से लगाए गए हैं कि नहीं। जिस चीज़ को ध्यान में रख के, यानी राष्ट्र की एकता, अखंडता या कानून व्यवस्था का उल्लंघन जैसी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर लगाया गया है तो क्या वाकई में ऐसा संभव है तभी लगाया गया है, या केवल उसके नाम पे ये सम्मेलन या संघ करने को रोकने की प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से परीक्षण कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और अगर गलत तरीके से लगाया गया है तो उसको खारिज कर सकता है, अगर सही तरीके से लगाया गया है तो उसको कंटिन्यू करने का अधिकार दे सकता है सरकार को। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि आर्टिकल 19(1)(d) भारत के राज्य क्षेत्र में आवागमन या ट्रांसपोर्टेशन या आने जाने का अबाध तरीके से गमन करने का अधिकार हमें प्रदान करता है। यानी किसी भी नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकता है, आवागमन कर सकता है। हाँ, इसमें भी कुछ सीमित तरीके से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, एकता और अखंडता के दृष्टिकोण से, और भी कुछ प्रावधान है जिसके चलते इसको प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में हम कहीं भी, अगर हम बिहार से हैं तो हम दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली हैं तो हम केरल जा सकते हैं, हम और भी भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं, इस पर कोई भी मनाही नहीं है। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 19(1)(a), यह भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने की आज़ादी देता है। यानी हम भारत के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे कुछ अनुसूचित जाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र जैसे जगहों पे इसको सीमित किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति या उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन के तहत उनको सुरक्षा दी जाती है, तब उस कंडीशन में भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने या निवास बनाने की अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में कोई भी आदमी जो दिल्ली का है वो केरल में बस सकता है, जो केरल का है वो बंगाल में बस सकता है, यह हमें अधिकार प्राप्त है। फिर आते हैं आर्टिकल 19(1)(f) में। तो आर्टिकल 19(1)(f) जो है वो बेसिकली संपत्ति का अधिकार था, जो शुरुआती संविधान में जिसका वर्णन किया गया था। लेकिन 44वें अमेंडमेंट के द्वारा, 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको हमें हमारे मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया और इसको आर्टिकल 300(a) में शामिल कर दिया गया। यानी यह अब संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं रहा, बल्कि यह अब सांविधिक अधिकार बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार का पार्ट हुआ करता था वो अब 300(a) में वर्णित है और यह मौलिक अधिकार से बाहर हो चुका है। अब है कि अगर हम किसी स्थान पर बसते हैं, निवास करते हैं, तो हमें अपनी आजीविका के लिए, व्यवसाय के लिए या व्यापार के लिए अधिकार है। यानी हम अपने जीवन वृत्ति को चलाने के लिए, लाइवलीहुड को चलाने के लिए हम कोई भी व्यवसाय, व्यापार या आजीविका या वृत्ति या काम कर सकते हैं। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें विशेष प्रशिक्षण या विशेष तकनीकी ज्ञान या विशेष तरह के ज्ञान की जानकारी होती है, तो उस कंडीशन में आपको हर तरह का व्यापार या व्यवसाय करने की आज़ादी नहीं मिलती है। कुछ मामलों में इसको सीमित कर दिया जाता है, जैसे परमाणु उद्योग से संबंधित व्यवसाय है, वो सबको उस पर अधिकार नहीं दिया जा सकता, सबको वहाँ स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। तो इस तरीके से क्या है, कुछ सीमित प्रतिबंध के साथ, अगर सामान्य कंडीशन में देखें तो वो प्रतिबंध नहीं है, कुछ विशेष कंडीशन में ही है, तो उस कंडीशन में हमें ये सारी आज़ादी आर्टिकल 19 के तहत मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 20 में। यह आर्टिकल 20 जो है किसी भी व्यक्ति को अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो यह जो संरक्षण है, कोई भी व्यक्ति अपराधी ठहराया जाता है तो उसको 3 तरह के संरक्षण की बात की गई है। जैसे पहला है कि भूतलक्षी विधान से निषेध, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन से मनाही है। इसमें क्या है, आइए हम इसको पहले समझते हैं। भूतलक्षी विधान से मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी समय में अपराधी ठहराया जाता है तो वो उस समय उससे जुड़ा हुआ दंड विधान होगा या प्रावधान होगा जो कानून में, वही लागू होगा। ये नहीं कि फ्यूचर में कोई कानून बना के उसको बैक डेट से लागू कर दे और उसके माध्यम से उसको दंड दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी भूतलक्षी विधान से निषेध मिलता है। यानी जो व्यक्ति जिस समय अपराधी ठहराया जाता है उस समय जो कानून प्रचलन में है उसी के तहत उसको अपराधी ठहराया जाएगा, ना कि भविष्य में कोई कानून बना के उसके माध्यम से उसको सजा होगी या अपराधी ठहराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, भूतलक्षी विधान से
निषेध है, यानी हमें इस तरह के कानून से बचाता है। फिर है, अगर एक ही अपराध के लिए हम 2 बार सजा नहीं दे सकते, यानी डबल जियोपार्डी की मनाही है। कोई आदमी कोई अपराध करता है तो उसको उस अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, ना कि बार बार उसको सजा दी जाएगी या 2 बार सजा दी जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। एक ही बार एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दी जाती है। फिर है आर्टिकल 20(3), यह आत्म अभिशंसन की मनाही करता है, यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन की मनाही करता है। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं की जा सकती, यानी कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाध्य करने की मनाही है। अगर कोई व्यक्ति अपराधी ठहराया जा रहा है, उसको अभी घोषित नहीं किया गया, ठहराया जा रहा है और उसके विरुद्ध उससे कहा जा रहा है कि तुम अपने विरुद्ध साक्ष्य दो कि तुमने ये अपराध किया है, तो इस तरह का मनाही है। कई बार हम लोग क्या सुनते हैं कि पुलिस स्टेशन में कोई अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन कोर्ट में जाके वो इसकी मनाही कर देता है, मना कर देता है। वो कहता है कि पुलिस के दबाव में या पुलिस के पिटाई से ऐसा हमने किया है। तो इस तरह के संरक्षण प्राप्त है व्यक्ति को जिसके ऊपर दोष लगा है कि उसने अपराध किया है, तो उस तरह के अपराध के लिए वो अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता, उसके लिए बाध्य उसको नहीं किया जा सकता है। दूसरा, फिर एक चीज़ इसमें और ध्यान रखेंगे, ये जो पूर्व विधायन, भूतलक्षी विधायन की जो बात की गई है वो आपराधिक कानूनों के लिए की गई है। हाँ, ये सिविल या दीवानी कानूनों के लिए भूतलक्षी विधायन किया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस के लिए भूतलक्षी विधायन का प्रावधान नहीं है। फिर आते हैं आर्टिकल 21A में, यानी आर्टिकल 20 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से ही वंचित किया जा सकता है, ना कि किसी भी तरीके से उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण किया जा सकता है। यानी कोई भी स्थापित प्रक्रिया, यानी स्थापित प्रक्रिया से मतलब है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी तरीके से इसको वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जीवन का जो अधिकार है उसका अर्थ गरिमापूर्ण जीवन से है, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था। 1978 में एक वाद आया था जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ था, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीवन का जो अर्थ है वो गरिमापूर्ण जीवन से है, और इसीलिए जीवन का जो अधिकार है वो समेकित अधिकार है, यानी कंपोजिट अधिकार है। इसमें कई सारे अधिकार एक साथ आते हैं। आइए हम क्या देखते हैं, तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत हमें जो अधिकार प्राप्त है, पहला, हम जीवन के अधिकार के अंतर्गत पासपोर्ट रखने का अधिकार भी रखते हैं। फिर विदेशी यात्रा का अधिकार भी रखते हैं, जो हमने आर्टिकल 19(1)D में भी देखा था। फिर हम स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार रखते हैं। फिर राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार भी रखते हैं। फिर रोजी और रोटी का अधिकार भी रखते हैं, और निद्रा का भी अधिकार रखते हैं। यानी जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है उसमें एक नहीं कई अधिकारों की, समेकित अधिकारों की बात की गई है, कंपोजिट राइट की बात की गई है कि इसमें कई सारे अधिकार एक साथ शामिल है। तो क्योंकि ये सारे अधिकार जो है एक आदमी के जीवन को गरिमापूर्ण जीवन का रूप देते हैं। यानी जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है वो बेसिकली गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने ही इसकी व्याख्या 1978 में की थी, और उसी ने समय समय पर बहुत सारे डिसीजन के माध्यम से ये बताया है कि गरिमापूर्ण जीवन में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि पासपोर्ट रखने का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, अच्छे पर्यावरण या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, रोजी रोटी का अधिकार, या फिर सोने या निद्रा का अधिकार जैसे चीज़ें भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इसमें जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात है उसमें बहुत सारे अधिकारों को शामिल किया गया है जो एक आदमी के जीवन को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें जो मरने का अधिकार है वो मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। एक केस आया था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह
निर्णय दिया था कि मरने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार में नहीं आता है। ठीक है, आर्टिकल धारा 309 जो इंडियन पिनल कोड है उसमें धारा आईपीसी की जो धारा है उसमें 309 में आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध माना गया है, जिसको कैबिनेट ने हटाने की अनुशंसा की गई है। यानी इसको दंड का अधिकार अपराध ना माना जाए, हाँ इसको मरने का अधिकार को मौलिक अधिकार ना माना जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। हाँ एक चीज़ और है, एक चीज़ इससे जुड़ा हुआ और आता है, दया मृत्यु, मर्सी किलिंग या यूथेनेसिया, यानी इच्छा मृत्यु की बात होती है कि अगर किसी व्यक्ति का मेडिकल कंडीशन इतना खराब हो कि वह उसका जीना शायद बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो, पीड़ादायक हो, या जीने से अच्छा ये माना जाए कि उस तरह के कष्ट से वो मुक्ति पा जाए, तो इसमें हमने एक अरुणा शानबाग का केस देखा था, जो भारत संघ बनाम अरुणा शानबाग का केस था, जिसमें दया मृत्यु की बात की गई थी। तो दया मृत्यु में दो तरह के दया मृत्यु है, एक है सक्रिय दया मृत्यु और एक है निष्क्रिय दया मृत्यु। सक्रिय दया मृत्यु भारत में लागू नहीं है, निष्क्रिय दया मृत्यु भारत में लागू है। इसमें निष्क्रिय दया मृत्यु में यानी पैसिव जो मर्सी किलिंग है या यूथेनेसिया है, इसमें क्या होता है, जो आदमी जीवन रक्षक प्रणाली के सपोर्ट से जीवित रहता है उसका कंडीशन बद से बदतर होता जाता है और हाई लेवल के मेडिकल टीम के द्वारा यह घोषित कर दिया जाता है कि इसका समय के साथ इसकी हालत खराब ही होगा, यह और से बदतर होगा, वो बेहतर कभी नहीं हो सकता। तब उसके लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो होता है, जीवन रक्षक प्रणाली जो होता है, उसको हटा दिया जाता है। और भारत में इस निष्क्रिय दया मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया को एक्सेप्ट किया गया है। हाँ जो सक्रिय दया मृत्यु है या इच्छा मृत्यु है, इसको भारत में लागू नहीं किया गया है। इसमें किसी इंजेक्शन के द्वारा या किसी अन्य तरीके से इसमें आदमी की जान को ले लिया जाता है, तो यह भारत में लागू नहीं है, बल्कि निष्क्रिय दया मृत्यु भारत में लागू है। ठीक है, फिर आर्टिकल 21 में ही जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही, यानी जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसी के द्वारा किसी के जीवन को लिया जा सकता है। यह मेनका गांधी केस जो 1978 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के हियरिंग इस तरह का निर्णय लिया था। फिर एक चीज़ और आते हैं, एक है परंपरा है जो जैन धर्म में अब लागू की गई है, या जैन धर्म के लोग इसको मानते हैं, इसको कहते हैं संथारा। संथारा में क्या किया जाता है कि आदमी धीरे धीरे अपने भूख को कंट्रोल करता जाता है, अपने भोजन को कम करता जाता है और धीरे धीरे अपना प्राण त्याग देता है। यह एक धार्मिक परंपरा है। ठीक है, लेकिन कई लोग यह मानते हैं कि इसके द्वारा लोग आत्महत्या से प्रेरित होते हैं, यानी आत्महत्या की प्रक्रिया को अपनाते हैं कि अपने भोजन को खत्म करते जाएं और धीरे धीरे उनको पता है कि भोजन कम करते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे तो एक ना एक दिन मर जाएंगे। यह एक तरह का सुसाइडल एक्टिविटी है। लेकिन इस पर एक केस आया जिसमें यह कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे आत्महत्या करने जैसी परंपरा है यह संथारा, जो जैन धर्म में अपनाई जाती है। तो जयपुर हाई कोर्ट ने संथारा को अवैध घोषित कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संथारा को बाद में वैध घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने जो है वो आर्टिकल 21 के ऊपर आर्टिकल 25 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, वो धार्मिक परंपराओं को के स्वतंत्र रूप से निर्वहन की बात की गई है, कि आज़ादी की बात की गई है, कोई भी अपने धार्मिक परंपरा का स्वतंत्रता पूर्वक पालन कर सकता है, वो आर्टिकल 25 में इसका वर्णन किया गया है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संथारा को वैध घोषित कर दिया और आर्टिकल 25 को 21 के ऊपर वरीयता दी। तो ये भी एक केस है जिसमें हम आर्टिकल 21 को देख पाते हैं। फिर एक 2002 में एक 86th अमेंडमेंट हुआ, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि हर 6 से 14 साल का बच्चा को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी और वो भी निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मतलब कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा, यह उसके मौलिक अधिकार में आता है, यह उसके स्वतंत्रता के अधिकार में आता है कि वह शिक्षित बने। इसीलिए आर्टिकल 21A के माध्यम से इसको आर्टिकल 21A के माध्यम से 21A में 86 अमेंडमेंट के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया। फिर 2009 में
राइट टू एजुकेशन जैसा बिल लाया गया और इसको और भी अनिवार्य बना दिया गया। तो इस तरीके से क्या है, आर्टिकल 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण की बात करता है और 21A जो है वो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। अब आते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है वो बेसिकली मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी के से संरक्षण की बात करता है। इसमें क्या है कि अगर मनमानी तरीके से गिरफ्तारी की जाती है, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी की जाती है, तो हम क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार है। ठीक है। दूसरा, वह अपने मनपसंद वकील को परामर्श के लिए या सजेशंस के लिए या अपना केस के लिए रख सकता है। दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, गिरफ्तार व्यक्ति यह जान सकता है कि वो उसको किस लिए गिरफ्तार किया गया है, यह उसका अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत वह यह बात जान सकता है। दूसरा, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही वह अपने मनपसंद वकील को परामर्श के लिए रख सकता है। यह परामर्श के लिए रखने का उसको अधिकार है। तीसरा, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाना भी अनिवार्य है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें कोई छुट्टी का दिन हो या आने जाने में जो लगने वाला समय हो वो 24 घंटे में शामिल नहीं होगा। यानी छुट्टी का दिन या ले जाने और ले आने में जो समय लगता है वो 24 घंटे में शामिल नहीं होगा। यानी 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाना अनिवार्य है। ठीक है। अब है यह जो अधिकार है जो आर्टिकल 22 के तहत मिला हुआ मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन से, वो दो तरह के लोगों पे लागू नहीं होता। एक, अगर कोई वार चल रहा है, कोई युद्ध चल रहा है, तो युद्ध के दौरान शत्रु देश से जो पकड़ा जाता है यानी एनिमी एलाइन, ये उस पर एनिमी एलियन, ये उस पर लागू नहीं होता है। दूसरा, निवारक नज़रबंदी यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो आदमी गिरफ्तार किया गया है यह उस पर भी लागू नहीं होता है। ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक नज़रबंदी के तहत जब किसी व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार किया जाता है कि वह भविष्य में कोई अपराध उसके द्वारा किया जा सकता है, तो उसको निवारक नज़रबंदी के तहत ही गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है। अब निवारक नज़रबंदी के तहत अधिकतम 90 दिन यानी 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना है जो निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो उसके लिए एक सलाहकारी बोर्ड बनाना पड़ेगा और यह बोर्ड का जो 3 सदस्यीय होता है और इसका जो हेड होता है वो हाई कोर्ट का जज होता है या उसकी योग्यता रखने वाला व्यक्ति होता है। अमूमन वो हाई कोर्ट का जज ही होता है। इसके रिकमेंडेशन के यानी सलाहकारी बोर्ड के रिकमेंडेशन के बाद ही जो निवारक नज़रबंदी है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर निवारक नज़रबंदी के तहत किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसके तहत कोई व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो जारी होती है हिबस कॉर्पस, उसके लिए आर्टिकल 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जो निवारक नज़रबंदी में भी जारी की जाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी के लिए यह रिट जारी करता है और जान सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से कि क्यों उसको गिरफ्तार किया गया है। अगर उचित और न्यायिक कारण है तो ठीक है, नहीं तो वो उस गिरफ्तारी को कैंसिल कर सकता है। यानी निवारक नज़रबंदी के तहत जो गिरफ्तारी की गई है उसको ख़त्म कर सकता है। निवारक नज़रबंदी जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। मतलब क्या है, इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आज के डेट में NSA है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका, फिर पहले था टाडा, पोटा, ये सब चीज़ें हटा दी गई है। फिर आया बहुत सारे स्टेट ने अपने लिए जो कानून बनाए निवारक नज़रबंदी के तहत, जैसे महाराष्ट्र ने मकोका बनाया, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, फिर यूपी कोका, पंजाब कोका, इस तरह के बहुत सारे टर्म आप सुनते होंगे। यह निवारक नज़रबंदी से जुड़ा हुआ ही गिरफ्तारी इसके तहत की जाती है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, यह जो मनमानी गिरफ्तारी है या प्रिवेंटिव डिटेंशन है यानी निवारक नज़रबंदी है, उससे भी व्यक्ति को जो संरक्षण प्राप्त होता है
वो आर्टिकल 22 के तहत प्राप्त होता है। वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके कई सारे अधिकार, जैसे कि 24 घंटे में कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना, अपने मनपसंद के वकील से परामर्श लेना, या यह कारण जान पाना कि वो किस लिए गिरफ्तार किया गया है, यह आर्टिकल 22 में आता है। हाँ, निवारक नज़रबंदी के तहत अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, उस तहत अगर नज़रबंद किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो उसका स्पष्ट कारण देना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का जो अधिकार प्राप्त है, वो आर्टिकल 19 से 22 के तहत वो कितना एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है कि राज्य जो है उसके अधिकारों को छीन नहीं सकता, उसको नज़रबंद नहीं कर सकता, उसके आवाज़ को, उसके अधिकार को, उसके बसने काम करने के अधिकार को सीमित नहीं कर सकता, उसको एक ही चीज़ के लिए दंड नहीं दोहरा दंड नहीं दे सकता, घटना आपराधिक कार्यवाही के बाद फिर नया कानून बनाकर उसको कड़ा दंड नहीं दे सकता। इस तरह के बहुत सारे अधिकार जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में हमने पढ़ा, जो एक नागरिक को, एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, जिसके तहत वह सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।